लाइफ। जीवन जीवन जो है वो चलने का नाम है। चाहे हम अपने मन की बात करें, मन मस्तिष्क, या हम अपने तन की बात करें, दोनों का ही काम है चलते रहना। मन और तन जो है बिल्कुल पानी के समान है। अगर तन और मन बह रहे हैं, कि अगर हमारा तन और मन दोनों चल रहे हैं तो हमेशा स्वस्थ, मजबूत और सकारात्मक सोच हमारे साथ रहेगी। लेकिन जिस तरीके से पानी का बहाव जब रुक जाता है तो क्या करता है, उसमें बदबू, रोग और हानिकारक तत्व अपने आप आ जाते हैं। वही काम होता है हमारे तन और हमारे मन के साथ में। जहां पर हमारा ठहराव, यानी कि जहां पर हमने अपनी सोच को और हमारे तन को रोका नहीं, वहीं पे हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व और जो रोग हैं वो प्रवेश कर जाएंगे। और सुनने में जितना मैं आपको ये चीज बता रही हूँ उतनी ही सिंपल है। सोच के देखे कि जहां जहां आप लोग ठहरे हैं वहां वहां आपके साथ में क्या हुआ है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। Hariom, Shivoham, and a very, very good evening to all the viewers who are watching us today evening with our live session with motivator Sushil Chaudhary, sir. Sir, I am really, really very happy to welcome you, that you took us time for Mantrana Studio and you are here. एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ जिनके इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो सुशील जो है वो एक अच्छे है। ही इज लाइफ स्किल्स गुरु, प्लस ही इज गिविंग गाइडेंस फॉर करियर टू द चिल्ड्रन। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ये इन्हें बुलाया जाता है कि ये बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें अपने करियर के बारे में बताएं। तो ये है छोटा सा एक ब्रीफ। एंड आई थिंक जो इंसान इतने लोगों को मोटिवेट कर चुका है वो आज हमें जो मोटिवेट करेगा, क्योंकि जब मैं सर की प्रोफाइल देख रही थी, अब मैं सर को काफी टाइम से जानती हूँ क्योंकि हम पहले ऐसे कभी फॉर्मल नहीं मिले, बट ऐसे बहुत बार मिले हैं काफी सेमिनार्स के अंदर। एंड जब मैंने उन्हें सुना तो उनके ना प्रोफाइल स्क्रॉल करते करते एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे नजर आया जो आज की टाइम के अंदर बिल्कुल सही बैठता है कि ए खुशी तेरा ठिकाना कहाँ है। एंड खुश रहना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ ठहराव ऐसा आ जाता है जिंदगी के अंदर जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं भाई, खुशी हमारे बस की नहीं है। तो आज हम इसी की बात करेंगे, आज हम उसी खुशी को ढूंढने चलते हैं। तो डायरेक्ट सर के पास चलते हैं। और सर, मेरा तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है, जैसे हमने पीके मूवी में सुना है एक डायलॉग कि प्यार यानी कि लव और खुशी एक दो ऐसे अंडर यूटिलाइज्ड वर्ड है या ओवर रेटेड वर्ड्स है जहाँ जो हम कहीं पे भी यूज ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग किसी को पता नहीं है कि खुशी है क्या चीज। तो मेरा एक जो सवाल आपसे है वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू यू इज हैप्पीनेस। निधि जी, पहले तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे आमंत्रित करने के लिए। और हम आज हैप्पीनेस की, खुशी की बात कर रहे हैं कि खुशी तेरा ठिकाना कहाँ है। तो आपने पूछा मुझसे कि खुशी को कोई जना बहुत बड़ी बात बना लेता है, कई बार हम उसे बहुत छोटी बात बना लेते हैं। तो बिल्कुल सही है कि जब हम बात करते हैं सक्सेस की, तो हम लोग सक्सेस में अपने करियर को फर्स्ट मानते हैं। सक्सेस मीन्स करियर, सक्सेस मीन्स मनी, सक्सेस मीन हमारी फिजिकल जो अपीयरेंसेस है कि आज मैंने 5,000 रुपए की शर्ट पहनी है। सक्सेस मीन्स हमारी 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 75 लाख की कोई कार।
सक्सेस मीन्स हमारे लिए 2 करोड़ 5 करोड़ या 10 करोड़ का कोई लग्जरियस हाउस और हमारे पास एक बहुत ही अच्छे क्लब की मेंबरशिप। तो वेरी ट्रू। सक्सेस मीन्स हमारा ब्यूटीफुल ये और बहुत ही प्रेजेंटेबल। आजकल प्रेजेंटेबल वर्ड पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आजकल ये बहुत बड़ी चीज हो गई है कि ब्यूटीफुल और प्रेजेंटेबल लाइफ पार्टनर। मतलब आज हम अपने लाइफ पार्टनर को हम ये सोचकर चुनते हैं कि वो लाइफ पार्टनर को हम ना, मतलब लोग उसको देख कर क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे कि लाइफ पार्टनर आपका कैसा है, हम अपने लिए नहीं चुन रहे हैं। तो अब बात आती है खुशी की। क्या सुंदर लाइफ पार्टनर हमें खुशी से हमें खुशी मिलती है? क्या महंगी कार से लग्जरियस हाउस से हमें खुशी मिलती है? क्या बहुत ज्यादा पैसा मिलने से हमें हैप्पीनेस या खुशी मिलती है? या फिर हमारा बहुत अच्छा करियर जो हमें 14 घंटे दिन में बिजी रखता है, जिस वजह से हम अपने शौक भूल जाते हैं, जिस वजह से हम अपने प्यारे पेट को दुलार नहीं पाते हैं, प्यार नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से हम अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाते हैं, एक ऐसी जॉब जिसमें हम वो दृश्य नहीं देख पाते हैं कि जब हमारी पत्नी, मैं बीइंग अ मेल बता रहा हूँ और हम दोनों बारे में बात करेंगे, पर ऐसा माना जाता है कि बीइंग अ मेल हम ऐसा 14 घंटे की नौकरी कर रहे हैं जिसमें वो दृश्य मैं मिस कर रहा हूँ कि जब मेरी पत्नी अपने बाल संवार रही है और अपने आप को तैयार कर रही है, तो वो दृश्य मैं मिस कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी बाल कैसे संवारती है। मैं वो दृश्य मिस कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे किस तरीके से खेलते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही हैंडसम पैकेज के होते हुए और 75 लाख की गाड़ी होते हुए भी मैं अपने आप को सक्सेसफुल कह सकता हूँ लोगों के लिए, पर मैं अपने वेरी आप को ट्रू। प्रसन्न यानी कि खुश नहीं कह सकता। तो फर्क क्या हुआ राइट। सक्सेस एंड खुशी में? फर्क ये हुआ, खुशी वो चीज है जो आपको अंदर से एनलाइटन करती है, वो आपको अंदर से अच्छी लगती है, जिसमें लोगों का कोई रोल नहीं होता है कि लोग आपको देख के बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि आप खुश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोशल मीडिया के दौर में चल रहे हैं, हम सदा ही अपने मुस्कुराती हुई फोटोग्राफ जो है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डालना चाहते हैं कि मैं खुश हूं। हम फेसबुक पे ढिंडोरा पीट पीट के बताते हैं कि मैं खुश हूं, पर क्या ये खुशी हमें फेसबुक पे बताने के लिए मायने रखती है या हमें खुद को फील हो रहा है कि मैं खुश हूं? तो प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लाया जाता है, बल्कि प्रसन्नता हमारे कर्मों से आती है। यानी कि पुरुष से निर्मित वस्तु नहीं है कि हमने बहुत पैसा कमा लिया अब हम प्रसन्नता के लिए आएंगे, अब हम प्रसन्नता खरीद लेंगे, हमने बहुत सारा सक्सेसफुल हो गए अब हमारे में प्रसन्नता स्वयं आ जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अभी हम लोग उस दौर में है जहां सुशांत वाला जो केस हुआ उसके बाद कई सारे साइकोलॉजिस्ट, उसके अलावा आप जैसे योगा को समर्पित लोग जो लोगों को एनलाइटन करते हैं और मेरे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, सभी के सामने ये प्रश्न आया कि सुशांत सिंह राजपूत का सफल नहीं था, कुछ अच्छी हिट फिल्में उसके अकाउंट में थी, उसका एक अच्छा करियर था और उसके पास अच्छी खासी महंगी कार, महंगी लाखों की बाइक, लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी भी थी उसके पास में। तो भी वो प्रसन्न नहीं था अपने जीवन से, इसलिए उसने अपने आप को फंदे से लटका समझा इस दुनिया में जीने की बजाय। मेरा ऐसा मानना है कि आप यदि सुबह उठते हैं और आज आपको जीने की इच्छा है और आपको कुछ नया करने की इच्छा है, तो मेरे डेफिनेशन में आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं। और अगर आपको सुबह उठने के बाद आज आपको काम पे जाने की इच्छा नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, आपको अपने घर वालों से बात करने में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आपकी लाइफ एक रूटीन लाइफ है, तो निश्चित तौर पर आप प्रसन्न नहीं है, आप खुश नहीं। हो सकता है आप सफल हो, दुनिया की नजरों में आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, पर आप प्रसन्न नहीं है। तो यही एक डेफिनेशन आती है हैप्पीनेस की, खुशी की। ओके सर, हाँ, मेरे ख्याल से आपने जो चीज समझाई है ना वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हम किसी डेफिनेशन से जाएंगे तो डेफिनेशन शायद सभी को पता होगी, लेकिन एक जो इंटरनल मीनिंग है, लाइक आपने अभी जो सोशल मीडिया के एग्जांपल दिया, हम बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं, हम अपने क्लाइंट से इसके बारे में बहुत बार बात करते हैं। एक चीज ऐसी है जो मैं पहले आपसे सोशल मीडिया के बारे में पूछना चाहूंगी कि क्या आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा तरीका इम्पोर्टेंट है? आई डोंट से कि सोशल मीडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपको लोगों से कनेक्ट करता है, बट एडिक्शन टू इट, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके कारण जिससे आप अपने आप को इससे बचा सके? लाइक एडिक्शन टू इट इज रियली रियली बैड,
तो क्या ऐसा कुछ आप बता सकते हो कि ना आप खुद को, क्योंकि कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिंदगी के अंदर, एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं आपको खुद एग्जांपल्स दे रही हूँ इन चीजों के, जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया में ही जीते हैं। अगर आपके इतने लाइक्स आए हैं देन यू बिकम वेरी हैप्पी, अगर आपके इतने कमेंट्स आए हैं देन यू बिकम हैप्पी, इफ अगर आपका पेज XYZ लोगों ने लाइक किया है देन यू बिकम हैप्पी। सो what why people tend to create such parameters for happiness through social media, jabki everybody knows that this is something which is very very virtual, it is not something which is real. नहीं, उसका एक रीजन है जो उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग आज के दौर में सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। और जब हम सेल्फ सेंट्रिक होते हैं तो हम ये जान चाहते हैं कि लोग सिर्फ हमारे बारे में सुने, हमारे बारे में जाने। हम दूसरों को सुनने में, दूसरों को जानने में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। तो लाइफ क्या है, लाइफ इज, और हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन लाइफ के साथ जुड़ती है, या हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक, नॉट टेक एंड गिव। पर हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जब हम हमारे देश को देखें, भारत को, तो 1991 से पहले जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमर बेस्ड मार्केट नहीं था, तब हमारा बिहेवियर कुछ अलग था। जो भारतीय संस्कृति, या हम लगता है कि गांव के लोगों की जो कंटेंटमेंट की फीलिंग होती थी वो हमारे यहाँ पाई जाती थी। आज भी कुछ गाँव में, कुछ रूरल एरिया में आपको कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी, आपको सुकून मिलेगा, जो शहरों में वो सुकून आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या सेल्फ सेंट्रिक होते हैं जो हमारा अर्बन एनवायरनमेंट है, और इसी वजह से हमारी जना अपनी प्रतिभा को सोशल मीडिया पे, हर एक जिले के अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है। किसी को लगता है कि देखो मैं यहाँ घूमने आया हूँ, यहाँ मैं इतनी सुंदर जगह खड़ा हूँ, और ये सबको पता होना चाहिए कि मैं इस तरीके से घूमता हूँ, ऐसे गॉगल्स लगाता हूँ, मैं इस तरीके के कपड़े पहनता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि वो आदमी का जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो ऑफिस के अंदर जो है कैजुअल कपड़े, बहुत ही स्मार्टी लुक वाले कपड़े नहीं पहन पाता है। तो उसको मजबूरी में वो अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालता है, वो जीन्स और टी शर्ट और गॉगल्स लगाने के बाद वो सोशल मीडिया पे अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करता है, वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकालता है। तो इस तरीके से कई सारे लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का जरिया सोशल मीडिया हो गया है, और इसलिए हम सोशल मीडिया की वजह से सेल्फ सेंट्रिक हो गए। अब उसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारे लाइक शुरू में ज्यादा आते हैं, बाद में कम हो जाते हैं, तो लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, वो लोग बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ साल पहले ऐसा एक केस हुआ था, एक लड़की के फोटोग्राफ पे, एक स्टूडेंट थी, उसके फोटोग्राफ में बहुत ज्यादा लाइक्स आते थे, और धीरे धीरे वो लाइक्स बहुत कम हो गए। जब वो लाइक्स बहुत ज्यादा कम हो गए तो एक दिन उसने बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली अपने हॉस्टल के अंदर। ये बड़ा यूनिक सा केस था, बड़ा अजीब सा केस था कि आप और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लाइक कम आने सुसाइड कर लिया, पर उस लड़की की दृष्टि से सोचिए, वो लड़की की पूरी लाइफ जो थी वो फेसबुक बन गया था कि मेरा एक सुंदर सा फोटो आएगा, 300-500 लोग उसको लाइक करेंगे, मैं सबके बीच में चर्चा का विषय हो जाऊंगी। तो उसकी लाइफ ही वो बन चुका था। अब अगर फेसबुक पे आज फोटो अपलोड नहीं कर रहे हैं, सेल्फी नहीं ले रहे हैं, और या फिर लोग उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा ही चिंता वाली बात हो जाती है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसा कि फिल्म स्टार, हम कहते हैं कि जो फिल्म स्टार्स की जो लाइफ होती है बड़ी फ्रेजाइल होती है। क्यों होती है? उनको लगता है आज मैं पॉपुलर नहीं हूँ, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे ग्रेट एक्टर हुआ करते, सुपरस्टार हुआ करते थे राजेश खन्ना जी, और राजेश खन्ना जी की जो फिल्में हुआ करती थी अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी, पर बाद में उन्होंने बड़े ही परेशानी में और बड़े फेडअप होकर, फ्रस्ट्रेशन साथ में, डिप्रेशन साथ में लाइफ गुजारी, क्योंकि उन्हें लगता था मुझे ये पूछता नहीं है। यहीं पर आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए अमिताभ बच्चन का, वो भी एक बार फेलियर को फेस कर चुके थे, उनके पास फिल्में आनी बंद हो गई थी, पर उन्होंने खुद ने कोशिश करी, खुद यश चोपड़ा के ऑफिस गए कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है, क्योंकि मैं खाली हूँ। यश चोपड़ा ने आदित्य चोपड़ा के पास भेजा और मोहब्बतें फिल्मों में उनके लिए रोल बनाया गया। तो अगर वो अपने आप को दायरे में रखते और परेशान से बैठे रहते कि मेरे पास तो फिल्में आनी बंद हो गई है, जबकि मैं सो कॉल्ड सुपरस्टार हूँ, तो वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह पाता। और आज हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना कंटेंटमेंट के साथ है, क्योंकि वो जो चाहता है वैसा रोल करता है, पूरे एनर्जी के साथ, वो एक सक्सेस आइकन है। तो यही फर्क आता है कि हमें जब लगता है कि हमें दुनिया में इग्नोर किया जा रहा है, तो हम उस चीज को ढूंढें जहां हमें पसंद किया जाता हो, जहां हमारी जरूरत हो। हम सदा अपनी इच्छा के अनुसार जाना चाहते हैं, ये नहीं कि जिसको हमारी जरूरत हो हम वहां जाएं। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। और हम यदि
हम हमारी एक बहुत अच्छे स्कूल में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप देखिए कई सारे स्कूल ऐसे होंगे जहां हम लोग उनके लिए एक बहुत ही खुशी की तरह वो में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ऐसा टीचर हमें चाहिए। हम सदा ही उस जगह, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कहता है मुझे आईबीएम में नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर मुझे टीसीएस में नौकरी नहीं मिलेगी, या मुझे इन्फोसिस में नौकरी नहीं मिलेगी, तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। जबकि ऐसे कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां होंगी जहाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रखना चाहेगी और खुशी से रखना चाहेगी, पर हमने अपना गोल इससे ऐसा बना लिया और उसके पीछे हम इतना ज्यादा भाग रहे हैं जुनून की तरह कि वो चीजें हमें कंटेंटमेंट से दूर ले जा रही। हाँ, आई थिंक यू आर करेक्ट। प्लस एक चीज अगर मैं इसमें ऐड करूँ, मतलब अगर एक क्रक्स की तरह निकालूं, तो आई थिंक हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, शायद हम खुद के लिए जीना भूल गए हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। बिकॉज एवरीथिंग वी डू, लाइक हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, एंड हम शायद अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप दूसरों के लिए, वी आर लिविंग अवर लाइफ इन अदर्स आईज, है ना, वी आर लिविंग अवर लाइफ इन अदर्स आईज। वो मुझे कैसे देख रहा होगा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। नंबर टू, वी आर स्टिकिंग टू द ब्रांड्स ओनली। जो हमारा यूथ है वो ब्रांड से चिपक गया है। मैं इस ब्रांड का कपड़ा पहनूंगा, मैं इस ब्रांड की कंपनी में नौकरी करूंगा, मेरी नौकरी का ब्रांड होना चाहिए, मेरे कपड़े का ब्रांड होना चाहिए, मेरे मोबाइल का ब्रांड होना चाहिए, नहीं तो मेरी लाइफ वेस्ट। right. So continuing with this, like I think एक social media is not only the reason, and जब हमने ये discussion किया कि social media is one of the reasons, what do you think are the other reasons के जिसके कारण people are not happy? देखिए, दूसरी जो चीज है मैं उसको कहता हूँ जाने भी दो यारो। हिंदी में एक बहुत अच्छी फिल्म भी आई थी इस नाम से, जाने भी दो यारो। और इसे इंग्लिश और अंग्रेजी में कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं या मैनेजमेंट गुरु से बात करते हैं तो वो उसे कहते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हम लोगों के अंदर आर्ट ऑफ लेटिंग गो की कमी है। पहले हमारे देश में अगर हमारी संस्कृति देखें कि पहले छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया जाता था, पर अब आप ये देखें कि महाभारत के अंदर जब एक दासी कहती है अंधे का बेटा अंधा, तो और धृतराष्ट्र दुर्योधन जब उसे सुनता है तो दुर्योधन को इतना गुस्सा आता है कि उस गुस्से की वजह से ही वो पूरी जिंदगी उस गुस्से में रहता है, उनसे बदला लेने के रिवेंज में। उसका रिवेंज कहीं पूरा ही नहीं होता है, वो उनके साथ युद्ध क्रीड़ा करता है, पांडवों को हरा देता है, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पांडवों से महाभारत का युद्ध होता है, वो अंत तक कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसके भाई मर जाते हैं तो भी वो नहीं समझता है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक लाइन को घुसा दिया था कि उसने मुझे अंधे का बेटा अंधा कहा था। आप भारत के कोर्ट्स में जाइए, ज्यादातर जो मुकदमे हैं, केसेस हैं, वो सिर्फ ईगो को लेकर है। हम ईगो के लिए बात करेंगे कभी, बट हम लोग ईगो को नहीं छोड़ते, हमारे लिए ईगो बहुत बड़ी बात है। और फिल्में भी जो हमारे देश में बनती है वो दिखाया जाता है कि बहुत हीरो का इतना ज्यादा ईगो है, वो किसी का लिए झुकता नहीं है, उसके सामने कोई भी आता है तो उसे वो खत्म कर देता है। तो हमारे अंदर जाने भी तो यारों वाली बात खत्म हो गई है, या आर्ट ऑफ लेटिंग गो वाली बात खत्म हो गई है। हम कोई भी चीज में अटक जाते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। और सिंपल सी बात है, हमारे जो एकता कपूर जी हैं वो सीरियल्स भी ऐसे बनाती हैं जहाँ नंदन जो है भाभी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, बहू जो है सास के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, एक औरत दूसरी औरत के पीछे पड़ी हुई है, एक आदमी दूसरे आदमी के पीछे खिलाफ साजिश कर रहा है, कहीं ऑफिस में साजिश हो रही है, कहीं घर पे हो रही है। तो ये सब जो इनपुट हमारे पास है, देखिए एक टर्म होता है, आप तो खुद मैनेजमेंट पढ़ा चुके हैं, दैट टर्म इज GIGO, एंड दैट GIGO कहलाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कचरा डालोगे तो कचरा ही मिलेगा। जैसा कहा जाता है कि हम लोग जैसा खाएंगे वैसी हेल्थ होगी। तो हम लोग क्या है कि हम अगर बहुत सारे ये कोला बेस्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अगर हम बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी में रहेगा ही, खूब सारे टॉक्सिन्स आएंगे ही। फिर आजकल क्या होता है कि टॉक्सिन्स निकालने के लिए हम तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की थेरेपी लेते हैं। हम वो टॉक्सिन को लेना बंद क्यों नहीं करते हैं? हम टॉक्सिन को तो लेना बंद नहीं कर रहे हैं, पर टॉक्सिन को निकालने के लिए दुनिया भर की दवाइयां ले रहे हैं, दुनिया भर की थेरेपीज ले रहे हैं। उसी तरीके से हमको खुश होने के लिए क्या करना है, खुश होने के लिए हमें अपने इनपुट डिवाइसेस पे कंट्रोल करना है। इनपुट डिवाइसेस क्या है? हमारी आंखें, हमारे
कान और तीसरा हमारी नाक। जैसे कि जैसे हमें सभी को पता है, हम जनरली हम जो देखते हैं वो वही होता है जो हमें दिखाया जाता है, और हम वही सुनते हैं जो सुना जाता है। और दूसरी बात, हम वही देखते और सुनते हैं जो हम देखना और सुनना चाहते हैं। हम कोई भी चीज को देखकर इमीडिएटली उसके बारे में धारणा बना लेते हैं, अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि ये चीज इसीलिए हुई होगी, और उसके बाद हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। हम रिवेंज लेना चाहते हैं, हम अगले को सबक सिखाना चाहते हैं। अरे सबक सिखाने वाले हम कौन होते हैं? एक्चुअली हमने अपने आप को बहुत बड़ा हेडमास्टर मान लिया है कि मैं उसको सिखाऊंगा, मैं उसको सिखाऊंगा, मैं उसको सिखाऊंगा, मैं उसको सिखाऊंगा। इस चक्कर में हम खुद ही नहीं सीख पाते। पहले खुद तो सीख लो, दुनिया है क्या। हम खुद तो सीखे हैं नहीं, दुनिया वो सिखाने चले हैं। हम अपनी गलतियों के बहुत बड़े वकील हैं और दूसरों की गलतियों के बहुत बड़े जज हैं। हम तुरंत दूसरों मामले फैसला सुनाते हैं, ये गलत था, ये गलत था। और अपनी गलती के मामले में हम बहुत लंबे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि देखो मेरी गलती नहीं थी, मैंने ये ऐसे जानबूझ के नहीं किया, ऐसा तो इंसान से हो जाता है। हम अपने बारे में इतना कहते हैं, दूसरे के बारे में हम डिसीजन देते हैं कि सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। और आजकल आप देख भी सकते हैं कि सोशल मीडिया को भी खोलो तो हर एक जना एलिगेशन लगा रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर के फेवर में, कोई उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है, कोई नेहरू इंदिरा गांधी को लेके बैठा है, कोई राहुल गांधी को लेके बैठा है। अरे पहले हम अपनी लाइफ पे तो कंसंट्रेट हो जाए, क्या हम खुद खुश हैं, क्या हम खुद कंटेंटमेंट फील कर रहे हैं, उससे पहले हम दूसरे को सिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे हमारे पास सभी के लिए उपदेश है। हम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी को उपदेश दे सकते हैं, सभी को एडवाइसेस दे सकते हैं। हमें लगता है हम इतने वेरी ट्रू। इंटेलिजेंट। तो सच्चाई ये है कि हमारे पास खुद की खुशी का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए हम अगर सेल्फ सेंट्रिक में होकर और लेटिंग गो वाला एटीट्यूड लाए, यानी कि जो होता है, कई चीजें होती है जिससे हम इग्नोर करना पड़ता है। दुनिया में सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उसे इग्नोर करना पड़ेगा। हम लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि हमारी, जैसे कि पुराने समय में मैं जब टीवी देखता था, जब दूरदर्शन चलता था, एक ऐड आती थी कि अरे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ऐसी एक ऐड आती थी। और वो डिटर्जेंट हाँ पाउडर आती की थी ऐड थी। बिल्कुल। हाँ। अब हमारे साथ यही समस्या है, यार उसके फोटो पे मेरे फोटो से ज्यादा लाइक कैसे, उसके मेरे से ज्यादा फॉलोवर कैसे। राइट। स्कूल में हम लोग हमारे बच्चों के साथ ही ऐसा करते हैं कि उसके बच्चे के मार्क्स हमारे बच्चे से ज्यादा कैसे। और मतलब बच्चे के मार्क्स से ज्यादा कम आ गए, हमारे तो लाइफ डेटा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए, कोरोना ने एग्जाम ही कैंसिल करा दिए, तो प्रकृति तो सबसे बड़ी है। हम कितना भी अपने आप को बड़ा समझे, प्रकृति ने बता दिया प्रकृति का लेवल क्या है। आज जो नेचुरल जो एपिडेमिक आ रहे हैं, जो चीजें भगवान द्वारा भेजी गई है, प्रकृति द्वारा भेजी गई है, साइंस भी इसको नहीं समझ पा रहा है कैसे हो रहा है। तो आज बच्चे घर बैठे हैं, और कल तक हम बच्चों का एक दिन भी स्कूल मिस नहीं कराते थे, बच्चे को हम जबरदस्ती बुखार में भी स्कूल भेज देते थे, नहीं नहीं बेटा स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। और अब बच्चे घर पे ही बैठे हैं, क्या कर लोगे। इसलिए दुनिया हमें, जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, जिंदगी हमें रेस में भागने के लिए नहीं मिली है। हम एक रेस में भागे जा रहे हैं कि मैं करियर में, इवन कपड़ों में और बच्चों में, सब में, हर चीज में दूसरों से आगे रहूं, और सोशल मीडिया में भी दूसरों से आगे रहूं। और इसी वजह से हम ढंग की नींद भी नहीं ले पाते हैं, और फिर हम लोग हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, तो फिर उसकी दवाइयां खाते हैं। क्योंकि इन जनरल ऐसा मानना है, डॉक्टर्स यदि मुझे क्षमा करें तो ऐसा मानना है, जो लोग कम प्रसन्न होते हैं उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लोड लेते हैं, तो हमारे हार्ट पे नेचुरली, हाँ कहीं हमारे हार्ट की बनावट ही ऐसी है कि ब्लॉकेज ज्यादा होने है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर साधारण तौर पे जो लोग कम प्रसन्न हैं उनके हार्ट पेशेंट होने का खतरा ज्यादा है। राइट, वेरी ट्रू। चलिए सर, आपने बहुत सही चीज बोली दैट ईगो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो प्ले करता है इन योर हैप्पीनेस। बट मैं अगर बात करूं ईगो की, तो आई नो वन थिंग दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट ईगो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये ईगो, एटीट्यूड, these are again a few of the most overrated words जो लोग डिफरेंशिएट एक्चुअली नहीं कर पाते हैं कि ईगो क्या है, एटीट्यूड क्या है, एंड दे यूज इट फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। कैन यू टॉक अ लिटिल अबाउट the kinds of ego and how can you work upon your ego?
देखिए, देर इज अ थिन लाइन बिटवीन द सेल्फ एस्टीम एंड ईगो। कई बार हम लोग सेल्फ राइट। एस्टीम को ईगो कहते हैं और कई बार हम ईगो को सेल्फ एस्टीम कहते हैं, है ना। हम लोग आजकल फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं और हम लोग रजनीकांत और सलमान खान बनना चाहते हैं कि रजनीकांत और सलमान खान की तरह सोचते हैं कि बिल्कुल उनके जैसा होना चाहिए, वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, वैसी बातें करता है। आजकल का यूथ ऐसी बातें करता है। बट देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको अपने आप को एडजस्ट तो करना पड़ेगा, है ना। लाइफ वी और बिल्कुल। पर्सनालिटी इज लाइक लाइक वाटर। वाटर है, आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। अगर हम एडजस्ट नहीं होंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो ईगो जो है हमें, सेल्फ एस्टीम तक ठीक है। हम लोग हर बात में लोगों की, जैसा एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा कि एक आदमी ने सुबह उठकर देखा कि उसका पड़ोसी जो है वो नई नई और लाल रंग की और बहुत शानदार, बहुत महंगी कार साफ कर रहा है। जैसा हम लोगों की आदत होती है, हम सुबह उठते ही बाहर पहले अपने घर को बाद में देखते हैं, पड़ोस को बाद पहले देखते हैं, पड़ोसी को नजर ज्यादा रहती है। तो देखा वो पड़ोसी जो है एकदम चमाचम नई कार पर कपड़ा मार रहा है। बड़ी जलन हुई, इतनी महंगी कार इसके पास, बुद्धू के पास आई कहाँ से। तो उस पड़ोसी ने बोला, आज मेरा बर्थडे है, मेरे भाई ने एक कार गिफ्ट दी है। अब हमारे दिमाग में दो तरीके के विचार आ सकते हैं कि मेरा भी ऐसा भाई होता जो मुझे ऐसी कार गिफ्ट करता, या मैं ऐसा भाई होता जो किसी को ऐसी कार गिफ्ट कर पाता। तो पहले में क्या है, पहले में स्वाभिमान नहीं है, मुझे गिफ्ट मिल जाए, मुझे सब चीजें बनी बनाई मिल जाए। दूसरे में स्वाभिमान है कि मैं कुछ दे सकूं, उस लायक बनूं। तो वहां तक ठीक है, सेल्फ एस्टीम अच्छी बात है। पर जरूरत से ज्यादा अपना एटीट्यूड रखना, ईगो रखना, तो हम क्या होगा कि हम ऐसे में अकेले हो जाएंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जहां लोगों ने अपने ईगो को ज्यादा प्राथमिकता दी, कि उनको लगा कि नहीं हम बहुत बड़ी चीज है। एक शायर ने कहा था कि कुछ लोग बड़े होने के वहम में मर गए, कुछ लोग बड़े होने के वहम में मर गए, और जो बड़े थे वो अहम में मर गए। तो कुछ लोग तो सोचते थे हम बहुत बड़े हैं, यही वहम था, और वो बड़े ही बने, अपने आप बड़ा समझ समझ के चले गए दुनिया से। और जो रियल में बड़े थे वो अपने अहम में खत्म हो गए। इसीलिए हिंदी में एक दोहा भी है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो हमारी हाइट बड़ी राइट। है, हमारा कद बड़ा है, तो उसका फायदा लोगों को क्या। बड़ा वो कहलाता है जिसका फायदा लोगों को मिलता है। हम लोगों के कितना काम आए, हम पब्लिक के लिए क्या कर पाए, हमारी सोसाइटी के लिए क्या कर पाए, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग, आज मैं किसी से ये पूछूं कि ना 1999 में मिस वर्ल्ड कौन थी, बिकॉज शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस वर्ल्ड। 2000 में कौन थी, 2001 में कौन थी, 2002 में कौन थी, शायद याद नहीं होगा। पर आपको जिसने सबसे ज्यादा मदद करी आज से 20 साल पहले भी, या फिर आपके कॉलेज टाइम में किसी ने 50 रुपए पेट्रोल के लिए उधार दिए जिस दिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, वो 50 रुपए देने वाला व्यक्ति आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उसने 50 रुपए आपको तब दिए जब आपकी जेब में 20 रुपए नहीं होते थे और पेट्रोल नहीं था गाड़ी में, उसने 50 रुपए उधार दे दिया आपको। तो आपको वही लाइफ तो। लॉन्ग वो याद रहेगा। तो अल्टीमेटली हम, ईगो उसी लेवल तक जरूरी है जो हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए जरूरी हो, जिससे हमें लोग लाइटली ना लें, जिससे ऐसा ना हो कि हमको इग्नोर किया जाए। वहां तक ईगो ठीक है, पर ईगो ऐसा ना हो कि हमें लोगों से दूर कर दे। 3 तरीके के ईगो होते हैं, जैसे आपने टाइप से ईगो कहा था। पहला ईगो कहलाता है पेरेंट ईगो, और जो हम जनरली पेरेंट्स में पाया जाता है। पेरेंट ईगो में तकलीफ क्या है, पेरेंट ईगो में बच्चे कुछ भी नहीं करने देते हैं। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, पहली बार खुद मटके को हाथ लगाता है, हम मना करते हैं कि नहीं नहीं मटके को हाथ मत लगाना, गिलास को हाथ मत लगाना, इलेक्ट्रिक स्विच को हाथ मत लगाना, इसको हाथ मत लगाना, उसको हाथ मत लगाना, क्योंकि हम अपने बच्चे को जिंदगी में छोटा ही समझते हैं, उसको कुछ भी नहीं। तो बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि जो माँ बाप नाम के दो प्राणी घर में है, ये मुझे जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर क्या होता है कि माँ बाप और बच्चे के बीच में एक गैप आ जाता है, जिससे पारिवारिक खुशियां सारी चली जाती है, और लोग कहते हैं हमारे परिवार में खुशियां नहीं है। हम बच्चे के माँ बाप बन के सोचते हैं, उसके दोस्त बन के नहीं सोचते। तो यहाँ पे पेरेंट ईगो की प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो में क्या होता है कि हमें लगता है हम कभी कभी क्या होता है, लाइफ में बच्चा बनना अच्छा है। अभी आप दोस्तों के साथ बैठे हो, सारे दोस्त मस्तियां कर रहे हैं और बिल्कुल मतलब बच्चों जैसे जोक्स में हंस रहे हैं, और हम जो है बड़े सीरियस बन के बैठे हैं, क्योंकि हम हर महफिल में जाके सीरियस बन के बैठ जाते हैं, उनको लगता है हम तो बड़े, अब तो हमारी उम्र ज्यादा हो गई।
क्योंकि एडल्ट ईगो हमें लाइफ को एंजॉय करने से रोकता है। अगर बारिश हो रही है और बारिश के पानी में आप छप छप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कहते हो अब तो मैं 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, तो मेरे को शोभा नहीं देता है बच्चों की तरह बिहेवियर करना, वो कहलाता है एडल्ट ईगो। अगर आप बच्चों की तरह बिहेवियर 40-50 साल की उम्र में भी करते हैं तो आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, और अगर आप एडल्ट ईगो लेकर बैठे रहते हैं तो लाइफ आपसे दूर हो जाती है। तीसरा जो ईगो होता है वो होता है चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो जो पे बहुत ज्यादा जिद होती है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे लेके ही दो, नहीं तो मैं मुंह फुलाकर बैठ जाऊंगा, मैं बर्तन फेंक दूंगा, मैं गिलास फेंक दूंगा। ऐसा कहते हैं कि लोग 60 साल के बाद भी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए कहते हैं 60 साल के बाद पुनः जन्म होता है। और साउथ के अंदर, दक्षिण भारत में जब कोई भी इंसान के 60 साल पूरे होते हैं तो विशेष हवन होता है, क्योंकि उसे रीबर्थ माना जाता है। तो जनरली हम हिंदी में वर्ड कहते हैं सठिया गया है। तो सठिया गया मतलब क्या है, इंसान जब बच्चों के जैसे हरकतें करने लग गए, बच्चों के साथ। इसलिए कई बार हम देखेंगे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। या हमारे यहाँ पे एक जोक चलता है कि शादी में फूफा जी मुंह फुला के बैठे हैं, तो ऐसा, इसे चाइल्ड ईगो कहते हैं, मुंह फुलाकर बैठना, छोटी छोटी बात पे बुरा मानना। और ऐसा कई बार महिलाओं में भी कई बार आप देखेंगे परिवार में होता है कि छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना, कि मेरे को ये नहीं पूछा, मेरे से पूछे बगैर ये काम कर लिया, आजकल तो कोई मुझसे कुछ पूछता ही नहीं है, मेरी तो घर में इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, मुझे क्या पसंद है वो लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसा हम ऑलवेज सोचते हैं कि लोग मेरी केयर करें, लोग मेरी केयर करें। आप याद रखिए, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति आपकी केयर कर सकता है और आपके विचारों की कदर कर सकता है, और वो आप स्वयं हैं। दुनिया में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि लोग आपके विचारों की कदर करें, लोग आपकी केयर करें, लोग सारे दिन आपको पूछते रहें और बुरा मानते रहें, तो उससे आप अपनी खुशी गंवाएंगे। आप गुस्सा रहेंगे, टेंशन रहेगी, आप उस पल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। होगा ये कि घर में शादी है या फंक्शन है और आप तो मुंह फुला कर बैठे हो, बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और फाइनली लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो गए हो, ऐसी शख्सियत हो गए हो जो लोगों में कमियां ढूंढता है, जो सिर्फ मुंह फुलाना जानता है। तो लोग कहेंगे अगर खुश रहना है तो इससे दूर रहो। इसीलिए आप लोगों की खुशी खराब करने का कारण मत बनो, बल्कि लोग भी खुश रहें वैसा कारण बने, तो आपके पास खुशियां अपने आप आएंगी। अगर मेरे सराउंडिंग खुश है, मेरे आसपास के लोग खुश हैं, तो मेरे पास अपने आप खुशियां आनी ही है। क्योंकि अगर मैं फूलों के बगीचे में बैठा हूं तो खुशबू मुझे भी फील होगी, फूलों की महक मुझे भी फील होगी। अगर मैं फूल बांटूंगा तो मेरे हाथ में भी खुशबू आएगी। इसीलिए जो ईगो मैंने बताया, आपने जो पूछा ईगो के बारे में, तो ईगो हमें खुशियों को एंजॉय करने से रोकता है। सेल्फ एस्टीम तक ठीक है, उसके आगे का ईगो हमारे खुशियों में बाधक है और ओवरऑल हमारे को लोगों से दूर करता है। Right, very true, sir. Like whatever you said makes sense that whatever lies is within us, हमारे अंदर ही है, और खुश रहना भी हमारे हाथ में ही है, शायद कोई दूसरा हमें खुश नहीं कर सकता है। नाउ अगर इसको आगे मैं लेके चलूँ तो एक चीज और है कि there is something which is known as gratitude or being thankful. एंड हम हमारे पास जितनी जितनी चीजें आती है, शायद मैंने आजकल ये चीज ज्यादा नोटिस करी है दैट वी आर नॉट थैंकफुल फॉर वट एवर वी हैव। अगर एक छोटी सी भी चीज आई है ना हमारे पास में, या वो छोटी सी चीज है, तो ऐसा लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो इतना सा है। या से सपोज आपको फर्स्ट नौकरी आपकी लगी और आपको एक 20-25,000 रुपीज का चेक मिला, सो दे आर नॉट हैप्पी, दे डोंट फील थैंकफुल के एटलीस्ट उन्होंने जो मेहनत करी है, जो पढ़ाई करके उनको नौकरी मिली है, उन्हें 25,000 या 20,000 का XYZ चेक मिला है। जबकि जो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको 20 रुपए भी नहीं मिलते हैं पूरे महीने के, वो नहीं कमा पाते हैं। सो एक जो थैंकफुलनेस है या एक जो ग्रैटिट्यूड है, that is missing. Can you talk a little about the law of diminishing gratitude? ये बहुत अच्छी चीज है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड। इसमें थोड़ा सा पहले एग्जांपल दूंगा कि अभी क्या हुआ कोरोना के टाइम में, जब लॉकडाउन हुआ तो ऐसे कई लोग थे जिनको सैलरी हाफ हो गई कुछ टाइम के लिए, तो बड़े परेशान थे। मतलब उनकी हमारी सैलरी हाफ हो गई है, तो अब जब, पर वो खुश कब हुए जब उनको अपने ऐसे साथी मिले जिन्होंने बताया कि यार मेरी तो सैलरी बंद हो गई है,
मुझे तो 2 महीने सैलरी नहीं मिल रही है, ऑफिस बंद पड़ा, 2 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। तो वो उस दिन थैंकफुल हुआ, भगवान को हाथ जोड़ा, यार मेरे दोस्त को तो सैलरी नहीं मिल रही है और मेरे को कम से कम आधी सैलरी तो मिल रही है घर बैठने की। तो दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये हुआ कि यहाँ क्या हुआ, हमको पता चला, तब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आई, अपने आप नहीं आई। एक्चुअली आपको जीवन में खुश रहना है तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के अलावा और कोई चीज है ही नहीं जो आपको खुश बना सकती है। क्योंकि हम लोग क्या, रोज जब भी सुबह उठते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं या मंदिर जाते हैं, तो हमारी बड़ी विश लिस्ट होती है, भगवान मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। तो अल्टीमेटली हमारी विश लिस्ट खत्म ही नहीं होती है, भगवान कितना भी दे दे। और हम थैंक्स करने के लिए बहुत ही कम बार जाते हैं कि मैंने ये मांगा था, ये मुझे मिल गया, तो हम भूल जाते हैं थैंक्स करना। वैसे ही हम अपने पेरेंट्स को थैंक्स नहीं करते। हम को हमको पेरेंट्स ने जो कुछ भी दिया, हम इस चीज के लिए थैंक्स नहीं करते कि हम, भगवान ने हमें पेरेंट्स दिए। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके पेरेंट्स ही नहीं होते हैं। भगवान, ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके पास ढंग का घर भी नहीं होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए ढंग का खाना भी नहीं होता है। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड क्या है? छोटा सा एक एग्जाम्पल, एक कहानी है कि एक बार एक आदमी जंगल में भटक गया, भूखा प्यासा, 3 दिन से भूखा प्यासा था, और उसको ढूंढते लगा मैं मर जाऊंगा, अब कुछ नहीं बचेगा। अब वो उसको एक झरना मिला, और झरने के किनारे पे उसको एक एप्पल मिला। उसने पानी पिया और एप्पल को बाइट किया। जैसे उसने एप्पल को बाइट किया, तो एप्पल का मीठा रस उसके मुंह में गया। उसे इतना अच्छा लगा, उसे 3 दिन बाद कुछ खाया था, 3 डेज, 3 दिन निकल गए थे, वो मरने जैसी हालत में था। उसको एप्पल का मीठा रस मुंह में गया, उसने भगवान का 10 बार शुक्रिया किया, थैंक्स किया, गॉड यू आर ग्रेट, तुमने मेरे को ये एप्पल दे दिया, क्या जिंदगी दे दी, इतना टेस्टी एप्पल, मेरे को ऐसा मुंह में स्वाद आ रहा है, मेरे को इतनी भूख लगी थी, मेरे को ऐसी टेस्ट में भूल गया था क्या होती है कोई चीज की, मतलब मैं मर रहा था, और ऐसे में इतना टेस्टी एप्पल दे दिया। तो उसने एप्पल को खाया, गॉड का थैंक किया, एनर्जी आई, आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो फिर उसको एक एप्पल मिला। उसने सेकंड एप्पल के लिए भी गॉड को थैंक्स किया, खाया। फिर उसको थोड़ा आगे थर्ड एप्पल मिला, फिर फोर्थ मिला। अब तो फिफ्थ एप्पल मिला ना, तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा भगवान भी अजीब चीज है, एप्पल ही एप्पल देता रहता है, एप्पल ही खा खा के हम पागल हो जाएंगे क्या? अभी देखिए, फर्स्ट एप्पल पे तो वो जो मर रहा था उसको एप्पल ने जिंदगी दे दी थी, सेकंड एप्पल में भी खुश था, थर्ड फोर्थ में वो पेट भर रहा था, फिफ्थ एप्पल आते आते तो वो एप्पल से फेडअप हो गया। कोई बात नहीं, फिफ्थ को भी खाया। ऐसे ऐसे करके जब उसको 10वां एप्पल मिला, तो उसकी इच्छा हुई कि इस 10वें एप्पल को उठाकर फेंक दूं, कि ये क्या घटिया चीज है, क्या वाहियात चीज है, भगवान क्या मेरे साथ गेम खेल रहा है, एप्पल ही एप्पल दिया जा रहा है, ये क्या होता है, एक के बाद एक एप्पल, एक के बाद एक एप्पल। तो उसकी इच्छा तो हो रही थी कि 10वें एप्पल को तो उठाकर फेंकूं, फालतू की चीज दी जा रही है मुझे। पहले एप्पल के टाइम में वो इतना शुक्रिया कर रहा था, वो एप्पल उसको इतना टेस्टी लग रहा था, 10 के 10 एप्पल एक जैसे थे, 10 के 10 एप्पल में वही रस था, वही स्वाद था, वही इंजॉयमेंट था। पर उसका इंजॉयमेंट उसको इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उसको लगा कि अरे पहले मुझे एप्पल मिल चुके हैं, अब मैं एप्पल का मेरे को क्या करूं, अब मैं एप्पल क्यों खाऊं, मेरे को सेम की सेम चीज क्यों मिल रही है। ऐसा हमारी लाइफ में होता है। जब हमारे पास नौकरी नहीं होती है तो हम 10 तरीके के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके फेरियां लगाते हैं, 10 जगह पाँव छूते हैं, और जिस दिन हमें नौकरी मिलती है वो हमारे जीवन के सबसे खुश अच्छे दिनों में से एक होता है। थोड़े टाइम बाद अब आपके लिए नौकरी रूटीन हो गई, वो सैलरी रूटीन हो गई। अब वो सैलरी, पहला सैलरी चेक आपको बहुत अच्छा लगता है, सेकंड ठीक लगता है, थर्ड में रूटीन हो जाता है, फोर्थ फिफ्थ में लगता है यार वही सैलरी आई है, जो बढ़ तो रही है नहीं, और साल भर बाद लगता है यार यही सैलरी में काम करना है, यही जीना है, यही नौकरी करनी है, कोई एक्साइटमेंट नौकरी में है नहीं। याद कीजिए इस नौकरी के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे थे, इस नौकरी के लिए आपने भगवान के सामने कितनी बार हाथ जोड़े थे, कितने आपने मन्नतें मानी थी, तब आपको नौकरी मिली। तो सेम, तो जिस एप्पल ने हमारी जान बचाई, 10वीं बार वो एप्पल देखकर हमें बड़ा चिढ़ मच रही है, हमें खराब लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग एटीट्यूड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एटीट्यूड, यानी कि हमें सेम की सेम चीज बार बार मिलती है। और ऐसा होता है लव मैरिजेस में, मेरे पास कई केस भी ऐसे आते हैं जहाँ लव मैरिजेस होती है, जब उन्हें सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आता है कि हम एक दूसरे के लिए मर रहे थे, जान देने के लिए तैयार थे, पर क्या हुआ कि जब हमने शादी कर ली तो शादी के 2-3 महीने बाद हम एक दूसरे से बोर हो गए। क्यों? क्योंकि पहले तो हम एक दूसरे से मिलने के लिए टाइम निकालते थे, अब हम एक दूसरे के साथ हैं, पूरे दिन एक दूसरे को देख रहे हैं, तो अब हम एक दूसरे से बोर हो गए, तो फिर वो मैरिजेस में चार्म खत्म हो जाता है। तो कल तक हम जान देने के लिए तैयार थे, और आज हमारी मैरिज में चार्म खत्म हो गया है। तो ये इसी का कारण हो रहा है कि हम लोग थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड भूल जाते हैं।
कि जो भी हमें मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, और इसके लिए हम कितना ज्यादा हम चाहते थे कि ये चीज हमें मिले, पर अब हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड खत्म हो चुका है। राइट, सो इट इज लाइक जब तक आप शायद ग्रैटिट्यूड, व्हेन देयर इज नो ग्रैटिट्यूड यू कैन नॉट क्रिएट स्पेस फॉर मोर। हम खुद ही अपनी स्पेस को ब्लॉक कर रहे हैं एंड हम अपने लिए कुछ नया स्पेस क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं कि हमें उसके अंदर और हैप्पीनेस मिल सके। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ sir, I've heard that Japanese people are a few of the most happiest people on this earth. So I would like to talk about what is IKI, GAI, and इसके बारे में please मुझे बताएं, because this is something which is a secret to the happiness of Japanese people. So can you please talk something about this? देखिए, जापानी टर्म है, जापान हमें मैनेजमेंट में बहुत सिखाता है, और जापान के लोग जो है दुनिया के सबसे अच्छे मैनेजर्स, उनका सिस्टम सब अडॉप्ट किया जाता है। तो जापान वालों ने एक हैप्पीनेस के लिए एक टर्म दिया है, दैट इज इकिगाई। इकिगाई यानी इसको प्रोनाउंस किया जाता है इकेगाई करके। इकेगाई जो है IKIGAI है, ये 2 वर्ड से मिला है। पहला वर्ड है IKI, इकी यानी कि लाइफ। दूसरा वर्ड है काई, क्योंकि काई को फिर गाई प्रोनाउंस हो जाता है, जब के जो है जी बाद में जब ज्वाइंट होता है तो जी प्रोनाउंस हो जाता है। तो काई यानी कि वर्थ, तो इकिगाई यानी लाइफ की वर्थ, यानी कि लाइफ पर्पसफुल होनी चाहिए, लाइफ की वर्थ होनी चाहिए। इकिगाई इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू जापानी टर्म्स। अब इसमें क्या है? पहला ये है, इकिगाई ये कहता है हमको कि आप वही करें जो आप बेस्ट कर सकते हैं। आप इमेजिन करें, जब कपिल देव ने क्रिकेट के लिए एक शुरुआत करी और चंडीगढ़ में जाकर कैंप ज्वाइन किया कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और फास्ट बॉलर बनना चाहता हूँ, तो ऐसा कपिल देव कहा गया कि इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं होते हैं, आप स्पिन करिए, और उससे स्पिन कराई गई। पर कपिल देव ने उसको एक्सेप्ट नहीं की, और जब जब मौका मिला उसने बार बार फास्ट बॉलिंग करके दिखाई, नो आई कैन बी अ फास्ट बॉलर। तब ये माना जाता था इंडिया में कहां से फास्ट बॉलर होंगे। फाइनली कपिल देव को फास्ट बॉलर के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, और आज भी हिस्ट्री में इंडिया के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर में कपिल देव को, मीडियम पेस बॉलर में कपिल देव को कंसीडर किया जाता है, जिसमें एक टाइम में ही वॉज, कपिल देव जो थे वर्ल्ड, एक टाइम में टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, दुनिया के मैक्सिमम विकेट लेने वाले एक बॉलर बन गए। अब इमेजिन करिए, अगर कपिल देव कॉम्प्रोमाइज कर लेते, क्योंकि वो प्यार तो फास्ट बॉलिंग से करते थे, बेस्ट तो फास्ट बॉलिंग करते थे, और अगर वो स्पिन बॉलिंग पे एडजस्ट कर जाते, मैंने पहले कहा लाइफ में एडजस्ट करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्षमताओं और आपकी काबिलियत में एडजस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। तो इकिगाई कहता है कि जो आप बेस्ट करते हो वो करिए, और ये जैसा हमने 3 इडियट्स मूवी में देखा, वो भी यही था कि एक्सीलेंस के पीछे भागिए, जिसमें आप अच्छा करते हो उस पर पूरी मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि ये नौकरी अच्छी है इसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, वो नौकरी अच्छी है मैं उसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। जैसा 3 इडियट्स में दिखाया कि वो जिसको फोटोग्राफर अच्छा बन सकता है उसको फोटोग्राफी के लिए कहा जाता है कि तुम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करो, तुम उसी में नाम कर पाओगे। दुनिया ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है कि जिसमें जो आदमी जो काम करना चाहता था उसमें उसने अगर वही काम किया तो भले देर से ही सही, पर उसको सफलता भी मिली और उसका नाम भी हुआ। तो इकिगाई ये कहता है कि जो आप बेस्ट करते हो वही करिए, कुछ और मत करिए, जो आप बेस्ट करते हो। सुशांत सिंह राजपूत का हम एग्जांपल लेते हैं। he was he was topper of the engineering entrance exam in Delhi Technical University DTU, और he was doing BTech। बट उसको जब सुशांत को पता चला कि मेरे अंदर कलाकार छुपा हुआ है और उसने डांस ट्रूप ज्वाइन किया, उसके बाद उसने बीटेक बीच में छोड़ दी और वो बहुत अच्छा डांसर बन गया, और बाद में वो टीवी एक्टर बन गया, बाद में फिल्मों में आ गया। ठीक है, हम टाइम थोड़ा चेंज हो गया और उसके साथ ऐसा हुआ कि जो डिप्रेशन में आकर सुसाइड करना पड़ा। पर हम सुशांत सिंह को अगर हम जानते हैं तो इसलिए जानते हैं कि वो एक अच्छा डांसर, अच्छा एक्टर था। अगर वो बीटेक करता जिसमें उसका मन भी नहीं लग रहा था और उसका मन डांस में था तो हम उसको नहीं जान पाते। तो इसलिए हम वो चीज करें, जैसे कि बिल गेट्स है, बिल गेट्स इज सेकंड ईयर ड्रॉप आउट। जब बिल गेट्स को समझ में आ गया कि मेरा मन कंप्यूटर में लगता है, मैं कंप्यूटर में अच्छा करूंगा, अब मुझे कॉलेज में डिग्री में हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ा रहे हैं, ये सब से मैं वेस्ट हो जाऊंगा, मेरे 4 साल खराब हो जाएंगे। सेकंड ईयर में उसने पढ़ाई छोड़ दी और माइक्रोसॉफ्ट शुरू करी, और आज माइक्रोसॉफ्ट को पूरी दुनिया जानती है, बिल गेट्स को पूरी दुनिया जानती है, और ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड।
पर और अब वो रिचेस्ट पर्सन बनने के बाद सबसे ज्यादा चैरिटी कर रहा है। चैरिटी करने के लिए उसने हजारों लोगों को काम पे लगाया है। इसलिए कहा जाता है कि डू व्हाट यू डू बेस्ट। नंबर टू, से लर्न टू से नो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ना नहीं कर पाते। यदि कोई जरा आके हमारा टाइम खराब कर रहा है, कोई जना हमसे अननेसेसरी एडवांटेज ले रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक सब्जेक्ट पर टच करूंगा। हम हमारे बच्चों को भी ना कहना नहीं सिखाते हैं, इसलिए हमारे देश के अंदर चाइल्ड अब्यूज सबसे ज्यादा होता है। हमारा देश दुनिया में नंबर 1 है चाइल्ड अब्यूज के मामले में, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें, संस्कृति और उसको कहकर हम पर्दों के पीछे रखते हैं, बच्चों को ना कहना नहीं सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को भी ना कहना सिखाएं, करियर में भी ना कहना सीखें। जो चीज हम नहीं कर सकते हैं उसमें ना कहें कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, दिस इज नॉट कप ऑफ दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो हम ऐसा कह सकते हैं। तीसरी चीज, हम अपनी एनर्जी पे काम करें। हमारी और जिस चीज में हम सबसे ज्यादा एनर्जाइज फील करते हैं वो काम जरूर करें। आपको लगता है आप 15 मिनट डांस करके बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील करोगे, आप 15 मिनट डांस करिए। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आप गाना गाइए। आपको सड़क पे जाके डांस करना अच्छा लगता है, 15 मिनट के लिए रोज करिए। तो वो आप पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी देगा। चौथी चीज, अपने डेवलपमेंट में काम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ अपनी एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा, ज्यादा अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, मेरा डेवलपमेंट क्या है, इस बारे में काम नहीं करते। और उसके लिए नीति जी जैसे लोग हैं जो आपको योगा के बारे में बताते हैं, अपने डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। मेरा क्या मानना है, हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम आपके योगा स्टूडियो में 1 घंटा भी आते हैं, तो वी आर गिविंग दैट 1 आवर फॉर आवर सेल्फ। वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर वो इन्वेस्टमेंट हम करना भूल जाएंगे तो हमारी एफडी नहीं बनेगी हेल्थ की, हमारी एफडी नहीं बनेगी स्पिरिचुअलिटी की, हमारी एफडी नहीं बनेगी हैप्पीनेस की। इसीलिए हम अपने बारे में, और ये सिखाता है कि अपने बारे में जरूर काम करें। और क्योंकि क्या होता है, जैसी नौकरी लगती है, शादी हो जाती है, जैसे स्पेशली भारत में महिलाएं हैं, कितना भी क्वालिफाइड है। मैंने कई सालों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरीज के ट्रेनिंग में जाता हूँ, और उस स्टूडेंट्स की जो कंपल्सरी ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करता हूँ, और वो सभी लोग मुझे जुड़े हुए भी हैं। स्पेशली मैं गर्ल्स को देखता हूँ कि हमारे देश में गर्ल्स का एक ही टारगेट पेरेंट्स का होता है कि उसकी अच्छे घर में शादी करा दे, और उसके बाद ये सिखाया जाता है कि फैमिली आपकी प्रायोरिटी है, अब आपको प्रोफेशनल आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपके सपने आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तो मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि अपने बारे में जरूर सोचे, थोड़ा सा अपने लिए जरूर करें, और दूसरों के लिए अपने जीवन को पूरा खत्म न करें। राइट, वेरी ट्रू सर। लाइक यू सेड, अभी आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जब मैं इस चीज से इसलिए कोरिलेट कर सकती हूँ बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग, आई टीच फॉर माई सेल्फ, या जो हम क्लास लेते हैं वो हम अपने लिए लेते हैं। बट जब योग, इवन योग जैसी चीज या जिम्नेजियम जैसी चीज जब लोग जाते हैं, अगर आप नॉर्मल बिहेवियर को करें तो दीज हैव बिकम अ प्लेसेस ऑफ गैदरिंग, जहाँ पे हम सिर्फ ये दिखाने जाते हैं कि वी आर कमिंग हियर, दिस इज द प्लेस वेयर, जहाँ पे इतना क्राउड आता है, या यहाँ हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एंड इट इज जस्ट फॉर द पीपल। लोग अपने लिए वहां पे कुछ करने नहीं आते। एंड मैक्सिमम ऑफ द पीपल, यू नो, व्हेन आई हैव सीन पीपल, व्हेन आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल, दे डोंट कम, दे आर ओनली इंटरेस्टेड कि वो दूसरा वाला अगर दूसरी मैट पे बैठा है तो वो क्या कर रहा है, हमें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें दूसरे से मतलब है कि दूसरा। सो द सेल्फ डेवलपमेंट थिंग और यार सेल्फ थिंकिंग इज नॉट देयर कि अगर मैं यहाँ पे आके कुछ कर रहा हूँ तो मुझे भी उससे फायदा हो रहा है। और जब तक आई थिंक आप इस फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपको फायदा मिलने वाला भी नहीं है। वेरी 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 नाइसली पॉइंटेड आउट। आप ये देखिए, मैं एक चीज पर कुछ सालों से नोट कर रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल योगा डे हो गया है, वो इंटरनेशनल योगा डे से अलग जाकर योगा सेल्फी डे हो गया है। लोग सोचते हैं आज इंटरनेशनल योगा डे है तो आज मेरी योगा करते हुए सेल्फी आनी चाहिए, और आज वो सेल्फी फेसबुक पे या इंस्टा पे पोस्ट होनी चाहिए कि मैंने भी योगा किया। कई लोग तो क्या करते हैं, योगा डे से एक दिन पहले ही अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं और योगा डे के दिन जो है उसको अपलोड कर लेते हैं कि आज इंटरनेशनल योगा डे है और देखो मैं भी योगा पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। तो हम लोग, और जैसा आपने बोला इसमें एक और चीज कनेक्ट करूंगा, लोग हिल स्टेशन भी इसलिए जाते हैं
कि मैं हिल स्टेशन इसलिए जा रहा हूँ ताकि हिल स्टेशन में जाकर मैं अपनी सेल्फी खींचूं और पोस्ट करूं। लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चेक इन करते हैं कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ, फ्लाइट में बैठने वाला हूँ। तो मतलब हमारा सारी चीजें, क्योंकि हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं है कि मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, हम लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं। हिल स्टेशन पे हम लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, इसी वजह से हम हैप्पीनेस को मिस कर रहे हैं और हम शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। जैसा योगा में आपने देखा, तो योगा तो आपके इनर पीस के लिए है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। वहां पर भी अगर हम फोकस करें कि दूसरा जना हमसे अच्छा कर पा रहा है, आसन ढंग से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या तो हम बोलेंगे उसको आता नहीं है, देखो मुझको तो आता है, हम इसमें खुश होना चाहते हैं, या फिर हम अपनी फोटोग्राफ योगा करते हुए चाहते हैं ताकि लोग हमसे इंप्रेस हो जाए। Right, right. So coming on to my next thing, which is related to yoga, I would just like you to, talk about, okay, we have talked about all the aspects that are related to happiness. क्या योग और breathing, specifically breathing and योग, can help us to achieve, the real happiness? क्या हमें योग से real happiness मिल सकती है? देखिए, योग जो जहां तक मैंने समझा है, योगा इज वे ऑफ लाइफ। हम यदि ये कहते हैं Right. कि हम आधा घंटे के लिए योगा करके, या हम योगासन करके उसको हम आधे घंटा वो टाइम देकर हम बिल्कुल चेंज ले आएंगे, तो मेरे ख्याल से नीति जी आप भी इस चीज में एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि योग इज वे ऑफ लाइफ। अगर योग आपका कर्म योग, आपका इनर पीस, हम कितने यौगिक अपने जीवन में हैं, हमारे थॉट्स का योगा, हमारा विचारों का योगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जो योगा योगासन है वो निश्चित तौर पर हमें एक अच्छी जिंदगी प्रदान करते हैं, और ये हमारा स्वयं के Right. प्रति इन्वेस्टमेंट है। अगर हम लोग आपके यहाँ पर या किसी भी जगह पे जाके योगा सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, या फिर स्वयं में भी करते हैं, तो ये हमें एक बेटर हेल्थ और बेटर लाइफ देता ही है। जैसा मैंने खुद ने कई बार फील किया कि जैसे कई बार जब जब मैंने प्राणायाम रेगुलर करना शुरू किया, तो मुझे खुद को फील हुआ कि मुझे अपने कई चीजों में, अपने विचारों पर फोकस करने में, या फिर मुझे अपने जो मुझे कई बार हेडेक हो जाता था ज्यादा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करने से, या आंखों पे स्ट्रेन आता था, उसमें मुझे बहुत ही रिलीफ मिला। स्पेशली अनुलोम विलोम भस्त्रिका और उसके अलावा भ्रामरी आसन से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छे से सूर्य नमस्कार लगातार 10-10 15-15 बार कर लेती है, बहुत अच्छे से, वो पूरा। तो मैं उनके, वो जब भी योगा करती है तो पूरा 1 घंटा उसको देती है और उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो निश्चित तौर पे योग एक ऐसी चीज है, भारतीय संस्कृति की देन है दुनिया को। और आप ऐसा अभी एग्जाम्पल देखेंगे, कोरोना के टाइम में, कोविड-19 की डर से ऐसे ऐसे लोग जो कि पहले योगा को कुछ लोग रिलीजन की वजह से, कुछ और कारणों से एक्सेप्ट नहीं करते थे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं बायस नहीं हो रहा हूँ पर एग्जांपल दूंगा। जब योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश था जिसने योगा डे मनाने से मना कर दिया। तो पाकिस्तान ने कहा क्योंकि ओबियसली इंडिया की डिमांड पे हुआ है और नरेंद्र मोदी का नाम आता है और हिंदुइज्म आता है, तो पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने से मना कर दिया और कहीं भी योगा डे सेलिब्रेट नहीं हुआ। इस बार पाकिस्तान के अंदर भी योगा डे सेलिब्रेट मनाया गया, लोगों ने योगा किया, ऑफिशियली नहीं, कई सारे ग्रुप्स थे, क्योंकि उनको पता चल गया कि योगा से हम कोरोना से बच सकते हैं, कोविड-19 से बच सकते हैं। तो जो लोग अब तक योगा को मजाक समझते थे, वो लोग भी योगा कर रहे हैं, यौगिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला कि यही एक तरीका है जिससे हम कई चीजें बच सकते हैं। और मैं जब से लॉकडाउन हुआ, मैं पहले भी प्राणायाम करता था, जब लॉकडाउन हुआ तब से मैं ज्यादा फोकस करने लगा प्राणायाम पे, स्पेशली अनुलोम विलोम जैसी एक्सरसाइजेस पे, जिससे मुझे लगता है कि नाड़ी शोधन होता है और ना हम ऐसे कोई वायरसेस से शायद बच पाते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और साथ ही साथ जरूरी है कि क्या हमारा लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू योगा है क्या, क्योंकि जो आजकल हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, तो हमारा, क्योंकि ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक बार कि गीता पढ़ने से मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं कह नहीं सकता, पर यदि कोई मुझे कहे कि फुटबॉल खेलने से मोक्ष मिल जाएगा तो शायद मैं हाँ कह दूं। अब देखिए कितनी अजीब सी बात कही स्वामी विवेकानंद जी ने। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि फुटबॉल खेलने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो हमारे शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, तभी हम सभी चीजों को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। पर हम कहते हैं कि हम ये किताबें पढ़ पढ़ के चीजों को अकॉम्प्लिश कर देंगे। यदि आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो ओब्वियसली आप योगा करेंगे तो आपका मन ज्यादा स्थिर होगा, एकाग्रता आएगी, उस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। सिंपल सी चीज है, आपके अंदर कंसंट्रेशन है, आप 1 घंटे के अंदर 4 घंटे वाला पढ़ सकते हो, उसको रिटेन कर सकते हो। पढ़ने ज्यादा रिटेन करना इंपॉर्टेंट है, आपने कितना रिटेन किया। अगर पानी को आप एक पात्र में डालते हैं, पानी इकट्ठा होता है, छलनी पर डालते हैं, पानी बह जाता है। जब आप योगा करते हैं तो आपकी छलनी रिपेयर होती, दिमाग की वो छिद्र बंद होते हैं, और छिद्र बंद होते हैं और आपका पात्र अच्छा हो जाता है जिसमें आप रिटेन कर पाते हैं। तो एक विद्यार्थी के लिए भी जरूरी है, आप अपने बढ़ती उम्र के साथ जो समस्याएं आती हैं, जो हेल्थ इश्यूज हैं, उसके लिए भी योगा बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो हमारे पास आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया। हर वक्त हमारे पास में कोई न्यूज आती है, हर वक्त हमारे पास कोई सूचना आती है। तो ऐसे में हमारा दिमाग का जरूरत से ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो हमारे दिमाग के जो टिश्यूज हैं वो जल्दी मरने की संभावना है। तो ऐसा माना गया है कि जो भारत में अल्जाइमर 80 साल की उम्र में लोगों को होता था, वो अब 40 साल के बाद लोगों को होना शुरू हो जाएगा। जो युवाओं को हम देख रहे हैं उनको 40 साल की उम्र के बाद से अल्जाइमर कईयों को हो सकता है, जो 70-80 साल की उम्र थी। तो यदि हम बार बार इस पर मेहनत करते हैं, यानी कि हम प्राणायाम करते हैं, दिमाग को रिलैक्स करते हैं, दिमाग के टिश्यूज को आराम मिलता है, तो आपके दिमाग की भी, ब्रेन की भी कैपेसिटी बढ़ती है, और आप आने वाले समय में अल्जाइमर्स आपको हो जाए उससे आप बच सकते हैं, यदि आप भ्रामरी और अनुलोम विलोम जैसे, और उसके अलावा जो नीति भी आप सिखाते हैं चीजें, वो सब अगर लोग करते हैं तो वो सारी चीजों से हम बच सकते हैं। तो ओबियसली, क्योंकि ऐसा पहले माना जाता था, अगर महाभारत काल की बात करें, जब महाभारत का युद्ध हुआ तब अर्जुन की और भगवान कृष्ण की उम्र 50-55 साल की थी, और 50-55 साल की उम्र में वो लोग बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल यौगिक थी। वो सुबह उठकर जो है उनका पूरी सुबह उठने का समय और पूरा वही सिस्टम रहता था, जिससे वो पूरा सिस्टमेटिक लाइफ जीते थे। इस वजह से वो लोग 50 से 55 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा फिट थे। भगवान कृष्ण ने जब अपने देह त्याग की था, वो 100 के आसपास थे, तब भी वो बहुत ज्यादा ऐसा जो कृष्णावतार में वर्णन है, बहुत फिट थे, और उनके चेहरे पे वही ग्रेस था, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल यौगिक थी। तो योगा एकमात्र चीज है जो हमें इन सब चीजों से, जो बीमारियों से बचाकर, और हमारे जो हार्ट और ब्रेन को ज्यादा लाइफ प्रदान कर सकती है। ओवरऑल हमें जो है एक हैप्पीनेस की फीलिंग, क्योंकि हम जब योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और यौगिक लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, तो हम सारे जो हार्मफुल चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उनको बाहर करते हैं, और सारी पॉजिटिविटी को हम इनहेल करते हैं, अंदर करते हैं। तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी जाती है और नेगेटिविटी बाहर आती है, और हम एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। Right. Thank you so much, sir, for your information on this. At the end, I would just like you to tell us your viewpoints on Mantrana Studio, along with a message for the people, so that I can sum up the complete session जो हमने आज किया है। जी, मंत्राना के बारे में मैं यही कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। जोधपुर शहर में एक ऐसा योगा स्टूडियो मंत्राना नाम का है, जिसपे हम सभी लोग प्राउड कर सकते हैं, जिसमें मैं ये भी जानता हूं कि नीति महियार जी बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ इस स्टूडियो चला रही हैं। लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर योगा के बारे में बताया भी जाता है, वो आसन भी कराए जाते हैं, और सिर्फ योगा ही नहीं, कई सारी चीजें जो आपको स्पिरिचुअलिटी और गुड हेल्थ के नजदीक ले जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि मैंने आज नीति जी से बात करते चीज कही थी कि चावाक ऋषि ने एक बात कही थी कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चावाक ऋषि कहते हैं कि लोन लेकर भी घी पीना पड़े तो पीना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए। किसी भी मौके पे, जीवन में कितनी परेशानियां हो,
अपने हेल्थ पर काम कीजिए, ताकि जब आपको काम करने का मौका मिले, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो ड्यू टू बैड हेल्थ आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अगर ये आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो उम्र के किसी भी पड़ाव पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाएंगे। और अच्छी हेल्थ के लिए बेस्ट चीज जो है वो योग है, और योग से ऐसी अन्य क्रियाएं हैं जो मंत्राना स्टूडियो में बहुत अच्छे से होती हैं। और नीति मनिहार जी बहुत एक्सपर्ट है, मैं कई वर्षों से इनको देख रहा हूँ। और वैसे भी शी शी वॉज अ वेरी गुड मैनेजमेंट टीचर। और जब एक मैनेजमेंट का व्यक्ति जब इस तरीके की चीजें कराता है तो बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही प्रोफेशनल वे में कराता है। तो मैं नीति मनिहार जी को शुभकामनाएं भी देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा लॉकडाउन वाला टाइम है, कोविड का टाइम है, तो लोगों को बुलाकर योगा कराना संभव नहीं है। पर जब भी ये चीजें खत्म होती हैं तो आप अगला कोई पैंडेमिक आता है, अगला कोई एपिडेमिक आता है, उससे अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं अगर हम इस तरीके की चीजों और स्पेशली योगा और स्पिरिचुअल चीजों से और बेटर हेल्थ के लिए जो प्रयास है उनसे जुड़ते हैं, तो हम निश्चित तौर पर अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। एंड टू सम अप द सेशन, आई थिंक जो आज हमने सर से सीखा है वो सबसे पहली चीज तो ये है कि डोंट सर्च फॉर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कहीं नहीं है, सिर्फ आपके अंदर है। तो अगर आप इसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो ढूंढना बंद करें, खुद के भीतर जाके जितना अंदर जाएंगे आपको खुशी उतनी मिलती जाएगी। लिव फॉर योरसेल्फ, किसी और को दिखाने के लिए मत जिए, क्योंकि अगर अगर आप खुद के लिए जी रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जिस खुशी को आप ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगी आपको। एंड क्रिएट एंड डेवलप योरसेल्फ, इट क्रिएट स्पेस फॉर योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आप स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे तब तक नई चीजें अंदर नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है खुश रहने के लिए कि हम अपने लिए स्पेस क्रिएट करें। एंड विद दिस स्मॉल सम अप, I would like to thank Sushil sir. Sir, thank you so much for such an interesting session. And मैं यहाँ पे इस चीज को खत्म नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप प्लीज इसी तरीके से विद द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, आप मोटिवेशनल गुरु हैं, आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है। तो हम आगे भी और इसी तरीके से कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो आपका साथ हमारे स्टूडियो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज बी देयर विद अस। And thank you for today's session. It was really interesting, and I hope कि लोगों को कुछ थोड़ा बहुत एटलीस्ट अगर किसी के मुंह पे एक छोटी सी स्माइल भी आई होगी तो जो हमारा काम था वो तो हो गया। And Mohibur, thank you so much again for the technical help. So on behalf of Mantrina Studios team, Yogacharya Deep Chauhan and myself, I say thank you to both of you for being there. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.